Hi everyone, I am Niharika John Mehra and welcome to the English Word Book. Now, I hope कि पर्सनल प्रोनाउंस आप लोगों ने बढ़िया तरीके से समझ लिए हो बिकॉज उन्हीं का मैक्सिमम यूज होता है। और अब कुछ और प्रोनाउंस के टाइप्स इस लेसन में हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन ताकि अपडेट्स मिलती रहे एंड डू लाइक एंड शेयर। आपको ये प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी ग्रामर की, जिसमें अब मैं और जल्दी जल्दी लेसन्स ऐड करूंगी ताकि ग्रामर का पूरा एक प्रॉपर कोर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर आ जाए। बस आपको इतना करना है, फेथफुली रिलीजियसली इन कोर्स को पूरा करना है, इन वीडियोस को पूरा करना है एंड दैट विल हेल्प यू। ओके, तो चलो आगे समझते हैं हम प्रोनाउंस को। सो व्हाट डू वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो, जहां हमने ग्रामर करा था कि प्रोनाउंस नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। हमने देखा था कि अगर एक प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है जो कि नॉमिनेटिव केस है तो कैसा रहेगा, और अगर फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड पर्सन में है तो कैसा रहेगा। वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में कैसा होने वाला है, पॉसेसिव केस में कैसा होने वाला है। सो दैट्स व्हाट वी डिड। अभी मैं इसके रिवीजन में नहीं जाऊंगी, आई विल सिंपली टेक यू अहेड एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो कि अब नेक्स्ट टाइप कौन सा। इंटेरोगेटिव काफी आसान है, हम इनको कई बार यूज करते हैं बट मे बी सम ऑफ अस में नॉट नो कि अरे हम तो ये वाला प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। नाउ जब मैं बोलती हूँ हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो मैं यहाँ पर इसके जब इमेजिनरी एक आंसर आएगा तो इस हु का आंसर मिलेगा जो कि होगा लेट्स से क्रिस एवंस इज माय फेवरेट एक्टर। तो यहाँ पर हु में आप क्या पा रहे हो, किसको रेफर कर रहा है, किसी के नाम को, और नाम क्या होते हैं, नाउन को। वैसे ही व्हाट, व्हिच, हुज, what is your name, my name is Niharika। okay, the world famous question, what is your name, नाम में नाम मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। which is your favorite book, whose pen is this, whose pen, निहारिका's pen। तो आपको इन सबके रिप्लाई में कुछ ना कुछ नाउन या कोई दूसरा प्रोनाउन आपको मिलता है जो पर्सनल प्रोनाउन में से आता है। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बट यू डोंट हैव टू गो मच इनटू इट। हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या, विच का मतलब कौन सा एंड हुज का मतलब किसका। ठीक है, तो ये इसके हिंदी मीनिंग्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन ना, कभी भी हम बात करते हैं कोई व्यक्ति है या कोई एक व्यक्ति है, किसी की बात करना, किसी की, हिंदी में बोलते हैं ना कि किसी को बुलाकर लेकर आना, हमको नाम नहीं पता, हम स्पेशली किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक रैंडम पर्सन, रैंडम थिंग, रैंडम जगह को इंडिकेट करने के लिए इनका यूज होता है। अब इसमें सबसे पॉपुलर जो है वो है वन। ओके, नाउ वन needs to respect one's apostrophe s parents। क्या हो रहा है ना स्टूडेंट्स इसमें कि हम जो बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति को जरूरत है कि वो रिस्पेक्ट करे अपने पेरेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड लेट मी राइट अ स्मॉलेस्ट, तो ये वन जो है नंबर वन नहीं है। दिस वन टॉक्स अबाउट एक व्यक्ति को, इट अप्लाइज ऑन मी, इट अप्लाइज टू यू, इट अप्लाइज टू जिसको भी आपको इसको टारगेट करके बोलना हो। तो ये वन कोई एक व्यक्ति है और ये जो है हमेशा सिंगुलर की तरह काम करता है। ओके, इसलिए आप अगर वन को जब भी उसके बाद तो वर्ब लगाओगे, अभी तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर इस तरीके से काम होगा। इसमें और आते हैं जैसे कि नन। अब नन जो है अपने साथ में ऑफ ले लेता है, और नन ऑफ के साथ में कोई भी नहीं का, यहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर भी कोई का सेंस है, कोई या कुछ भी नहीं। सो कोई भी नहीं बोलना हो तो हम नन ऑफ का यूज करते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कि नन ऑफ का कैसा यूज होता है डिटेल में, सिंगुलर जैसा प्लूरल जैसा, उसका एक अलग से वीडियो बनाया है। आई विल ट्राई पिनिंग इट समवेयर ऑन द टॉप, तो आप वहां से उसे देख सकते हो।
एज ऑफ नाउ ये भी जो है कोई भी नहीं, वो भी इनडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। देन सम, some are good, comma, some are okay। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, some एक एडजेक्टिव भी है और एक प्रोनाउन भी है। यहाँ पर प्रोनाउन वाला लगा हुआ है, कैसे पता चला? क्योंकि इसके पीछे कोई नाउन नहीं है ना। some girls, some classes, some students, तो उसके बाद some वर्ड के बाद आपको कोई ना कोई नाउन मिल रहा था, लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर some इस तरीके से दिया रहता है, ओके, वेयर यू डोंट हैव अ नाउन आफ्टर इट, उसके पीछे नाउन नहीं है, इसका मतलब कि ये कुछ के लिए, कुछ शब्द के लिए एक प्रोनाउन जैसा बिहेव कर रहा है। तो आप सम के बाद में इज नहीं लगाओगे, सम आर, सम हैव सेड यस, ओके, सम हैव सेड यस, कुछ ने हाँ कहा है। अब मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, सम पीपल हैव सेड यस, दोनों सही है, हमेशा नाउन लगाने की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो दिस इज देयर। और फिर हमारे पास आता है ये वाले वर्ड्स जिसमें बडी लगता है, फिर वन लगता है सफिक्स, ओके, या फिर थिंग सफिक्स लगता है। आप इनमें से किसी को भी ज्वाइन करो, एनी के साथ, सम के साथ, नो के साथ, देन एनी सम हो गया, एवरी के साथ, ओके। तो ये क्या हो जाता है, एनी बडी, एनी वन, एनी थिंग, somebody कोई, someone कोई, something no one, nobody nothing, everything everyone, everybody। तो ये वाले वर्ड्स जो होते हैं ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन की ही फैमिली के होते हैं, एंड ये आपको हमेशा कैसे चलते हुए मिलेंगे, सिंगुलर की तरह चलते हुए मिलेंगे। तो whenever you go ahead check the error और इसका अग्रीमेंट वर्ब के साथ ध्यान रखना कि ये पूरी फैमिली जो होती है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन की है, कोई एक को हम बता रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये सिंगुलर जैसे बिहेव करेंगे। ओके, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें 4 वर्ड्स दैट, दिस, दीज एंड दोज होते हैं, ठीक है। एक वर्ड इसमें सच भी होता है, SUCH, सच, ऐसा, जैसे मैंने बोला सच was my experience, ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। तो ये जो सच है वो ऐसा को बताता है, ओके। सच was his answer, I was amazed, ऐसा था उसका आंसर कि मैं तो बहुत चौंकी रह गई। तो वहां पर सच जो यूज हो रहा है केवल इंडिकेट करने के लिए कि ऐसा उसको बता रहा है, एंड दैट्स व्हाई इसे भी हम सिंगुलर मानकर चलते हैं। तो ये तो खैर थोड़ा सा अलग हो गया। अब हम आते हैं इन चारों पर। ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो 4 शब्द हैं, दैट, दिस, दीज एंड दोस, ये सेम के सेम वर्ड सेम काम करते हुए एडजेक्टिव में भी पाए जाते हैं। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन का डिफरेंस ही यही है कि अगर कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो उसके बाद में फिर नाउन आ जाएगा, इन चारों में से कोई हो रहा है तो, या पोजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ा है तो उसके बाद नाउन आना फिर बनता है, उसको अकेला नहीं छोड़ते। तो तब पता चलता अच्छा ये वाला दिस जो है वो कौन सा है, एडजेक्टिव है। पर अभी इसको नहीं करेंगे, एडजेक्टिव वाले लेसन में करेंगे। तो यू सी कि बात हो रही है डिफरेंस की कि इनके मीनिंग क्या है। एनीथिंग दैट इज क्लोज, प्रॉक्सिमिटी जो है पास में है, तो आप दिस बोलोगे सिंगुलर के लिए और दीज बोलोगे प्लूरल के लिए। ओके, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो यह और ये, और फिर अगर दूर है, ओके, इट्स फार,
तब आप बोलोगे दैट, जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है, दैट इज वह, एंड प्लूरल के लिए आप बोलोगे दोज, जो कि वे होता है। ठीक है, बहुत बार सेंटेंसेस में दिस और दैट दोनों सही होता है। ठीक है, दैट इज माई बैग, दिस इज माई बैग। अभी हम ना बात कर रहे हैं, आप लोग एट प्रेजेंट मेरे साथ इस रूम में प्रेजेंट नहीं हो, तो अगर मैं बोलती हूँ दिस इज माई बैग या दैट इज माई बैग, आपको मैं शो तो नहीं कर सकती कि पास वाला है कि दूर वाला है ना। तो उस केस में जब बहुत बार रिटन इंग्लिश की बात होती है, तो दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं, दीज और दोज भी एक दूसरे की जगह पर लग सकते हैं। बट अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ओके, इमेजिन करते हैं कि मैं एक रूम में हूँ और उस रूम में एक चेयर रखी है, तो मैं बोलूंगी दिस इज माई चेयर। ओके, दिस इज माई चेयर। टेक्निकली मुझे वहां दैट नहीं लगाना है। और अगर दो चेयर्स रखी हैं, तो मैं बोलूंगी दीज आर माई न्यू चेयर्स, देखो ये मेरी नई चेयर्स हैं। वहीं पर अगर मैं मेरे घर के पास लगी हुई सड़क है, और सड़क के और थोड़ा दूर आगे जाके ट्री है, और मैं किसी को इशारा करके वो ट्री के बारे में कुछ बता रही हूँ, शायद उसको लैंडमार्क बता रही हूँ, तो आई विल से सी दैट इज द ट्री फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक अ लेफ्ट, दैट इज द ट्री। उसको मैं दिस नहीं बोलूंगी। वो काफी रेलेवेंट होता है जब हम ना रियलिटी में किसी का कॉन्वर्सेशन हो रहा हो, कि वो दूर है तो मैंने बोला दैट इज द ट्री, वो वाली ट्री है जहां से आपको लेफ्ट लेना है। और अगर दो ट्रीज हैं तो मैं बोलूंगी दोज आर द ट्रीज फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक लेफ्ट। तो वही बात है कि बस इतना ध्यान रखो कि कोई क्लोज वाला प्रॉक्सिमिटी हो, टाइम में कुछ क्लोज हो, तो आप दिस या दैट का यूज करते हो। दोनों का यूज आप सिंगुलर की तरह करोगे, एंड प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। दैट विल डिपेंड कि सेंटेंस में क्या बात बोलनी है। तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर अब हम आते हैं, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू सी, बहुत बार हम काम करते हैं और हमारे ऊपर ही करते हैं। जैसे इंटरव्यूज में हम ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वी इंट्रोड्यूस ourselves. I introduced myself in that interview. तो मैंने उस इंटरव्यू में अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था। अब ये भी हो सकता है कि मैं ऑलरेडी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ और मैंने किसी और के सामने उस कंपनी का एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा। सो आई इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लान, अ प्रपोजल। इंट्रोड्यूस के बाद लिखना जरूरी होता है कि किसको इंट्रोड्यूस करा। और अगर खुद को ही हो रहा है, खुद के ऊपर ही काम हो रहा है, इन दैट केस आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जरूरत होती है। अभी और समझते हैं हम इसे। सबसे पहले देखो ये बनते कैसे हैं। हमने माय, योर, हिम, हर, इट, वन ये सीख लिया था, ये प्रोनाउन सीख लिए थे। तो जितने ये सिंगुलर वाले प्रोनाउंस हैं, इनके साथ हमेशा सेल्फ लगेगा। योर के साथ दोनों लग जाता है, क्योंकि योर तो सेंटेंस से पता चलता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है ना। प्लूरल्स अगर है जैसे आर, योर एंड देम, तो इनके साथ सेल्व्स लगता है। तो पहली चीज तो आप क्वेश्चंस में ये चेक करते हो कि ऐसा तो नहीं है कि देम सेल्फ बोल दिया हो, ऐसा तो नहीं है कि हर सेल्फ बोल दिया हो। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज अ वेरी स्मॉल थिंग टू चेक। फिर ये कुछ वर्ब्स हैं, अगर ये वर्ब्स का यूज हो रहा है, ओके, और काम करने वाला सब्जेक्ट इन एक्शंस को अपने आप पर ही कर रहा है, तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव लगाना जरूरी है। ओके, आई एंजॉयड माई सेल्फ लास्ट विंटर, दे नहीं आएगा यहाँ पे, आई आएगा। ठीक है, दैट्स अ टाइपो। आई एंजॉयड माई सेल्फ लास्ट विंटर। लास्ट विंटर मैंने बहुत मजे करे। ओके, आई एंजॉयड माई सेल्फ।
मैं किसी और के साथ जाके या मूवी या पार्टी एंजॉय नहीं करी थी, आई एंजॉयड माई सेल्फ। तो यहाँ पर एंजॉय के बाद अगर माई सेल्फ नहीं लिखा हो, आई एंजॉयड लास्ट विंटर, तो यहाँ पे मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग हो जाएगा कि मैंने विंटर को एंजॉय करा, लेकिन अगर मैंने एक क्वालिटी टाइम बिताया, अपने आप को समय दिया, रिलैक्स करा, आई एंजॉयड माई सेल्फ, मुझे अपने आप में अच्छा महसूस हुआ, आई फील आई आई फेल्ट रिलैक्स्ड, तब मैं इसको बोलूंगी आई एंजॉयड माई सेल्फ लास्ट विंटर। शी हर्ट herself playing cricket last week. Okay, she हर्ट का सेकेंड फॉर्म हर्ट ही रहता है, हर्टेड नहीं होता। तो उसने अपने आप को ही चोट पहुंचा ली। होता है ना, कई बार हम चलते चलते अपने आप को ही चोट पहुंचा लेते हैं। वेजिटेबल कट कर रहे हैं, अपने आप की उंगली कट गया खुद से अपने आप की। तो वो चीजें हैं जो कि यहाँ पर अगर मैं हर सेल्फ नहीं लिखूंगी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन उठेगा कि हर्ट किसको करा, सामने वाले को, जिसने बॉल डाली थी, जिसने बैटिंग करी, एम्पायर को, किसको, व्हाट हैपेंड। तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पर अगर इफ यू आर श्योर, सपोज एग्जाम में ये आता ही नहीं है, शी हर्ट प्लेइंग क्रिकेट लास्ट वीक, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एक रिफ्लेक्सिव लेकर चलेगा। किलिंग oneself, अपने आप को किल करना, इज कंसीडर्ड अ सिन। सो किलिंग, किल, अपने साथ में अगर खुद को किल करा जा रहा है तो उसके आगे भी रिफ्लेक्सिव लगेगा। इसी प्रकार से ही इज ट्राइंग टू मार्केट अ न्यू प्रोडक्ट, मार्केट एक्वागार्ड, मार्केट कॉर्न, वो अपने आप को एक पायलट की तरह मार्केट कर रहा है। दैट मीन्स मे बी ही इज ट्राइंग टू सर्च अ जॉब, तो यहाँ पर हिमसेल्फ आया। टॉम ट्राई टू कन्विंस हिमसेल्फ टू मूव ऑन, कभी हम खुद से बातें करते हैं ना, हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, नहीं नहीं हो जाएगा, चिंता मत करो, कन्विंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कन्विंस का काम हो रहा है वो टॉम कर रहा है और खुद पर कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको हिमसेल्फ मिलेगा जिसका यूज करना होगा। ही डिनाइड हिमसेल्फ द ओकेजन, मना करना, अपने आप को एनकरेज करना, अपने आप को पे करना। जो बिजनेस मैन होते हैं वो दूसरों को भी पे करते हैं, वो अपने आप को भी पे करते हैं। तो अगर अपने आप को का सेंस है, जो सब्जेक्ट है वही अपने आप पर कोई काम कर रहा है, तब हम रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। ऐसे ही दिखने वाले एम्फेसिस के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउंस। ओके, तो एम्फेटिक नाउंस होते हैं वो जहां पर हम एम्फेसिस देते हैं, दैट इज कि बताना है, यू नो, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने तो ये पूरा काम अपने आप किया। आई कुक दिस होल मील माई सेल्फ, मुझे किसी ने मदद नहीं करी, ये पूरी खाना जो है वो मैंने अपने आप बनाया है। तो बस कई बार कुछ एक फोर्स देने के लिए, एक थोड़ा पंच देने के लिए हम इनका यूज करते हैं। फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाते, फिर उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है, बट दैट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा वर्ड की यूज करा जा रहा है। उसको हटा भी दोगे तो भी सेंटेंस गलत नहीं होता। मूविंग ऑन टू क्लासिक relative pronoun. तो relative pronoun, that, what, which, who and whom. What को अभी हम नहीं करेंगे because this used to be there in old English, but then that, which, who and whom हम अभी देखेंगे। क्या होता है कि कई बार सेंटेंसेस बहुत लंबे होते हैं और हमें जब मेन बात बतानी है उसके पहले एक छोटा कोई एक्सप्लेनेशन देना होता है। फर्स्ट आई गिव यू द सेंटेंस एंड देन वी विल गो अहेड। आई ओके, अभी पहला वाला है, मैं कलर चेंज करती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। आई नो अ मैन हु कैन हेल्प यू। मेरा मेन सेंटेंस क्या है, आई नो अ मैन।
मैं एक मैन को जानती हूँ, लेकिन कितना एब्सर्ड हो जाएगा ना बस इतना बोल दूँ, आई नो अ मैन, एवरीवन नोज वन और द अदर मैन, इजंट इट? तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, इस मैन को समझाने की नीड है। हमको ना इस मैन को क्लैरिफाई करना पड़ेगा किसके बारे में। सो आई नो अ मैन हु कैन हेल्प यू, वो मैन जो कि आपकी मदद कर पाएगा। तो ये जो मैन है उसके लिए मैंने आगे चलकर कैन हेल्प लगाया जो वर्ब है, और हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो हु जिसको रिलेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एंटेसिडेंट। ओके, उसके लिए जो वर्ड है वो है एंटीसिडेंट। इसी के अकॉर्डिंग हमेशा यहाँ पर वर्ब लगेगा। खैर वो अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम आराम से पढ़ेंगे। दिस इज द बेस्ट पार्टी, मैं अगर इतना बोल दूंगी तो मेरा मीनिंग पूरा नहीं हो पाया। मुझको ये नहीं बोलना है दिस इज द बेस्ट पार्टी एवर, मुझको बोलना है ये वो वाली बेस्ट पार्टी है जो आज तक तुमने दी है। मैं इससे बड़ी बड़ी पार्टी में गई हूँ, लेकिन तुम्हारी जितनी पार्टीज थी उसमें से ये वाली बेस्ट है। क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, और उस केस में आप देखोगे दिस इज द बेस्ट पार्टी दैट यू एवर गेव। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट was ever given by you। तो क्या हो जाएगा, ये पार्टी सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पर was आ गया। तो ये काम होता है रिलेटिव प्रोनाउन का कि आप रिलेट कर पाते हो कि क्या चीज है जिसके बारे में पहले बात हुई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर पर्सन है तो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं, दैट का यूज कर सकते हैं, और कोई भी अगर नॉन पर्सन है, एनिमल हो गया या कोई चीज हो गई, दोनों ही आ गए ना नॉन पर्सन में, तो उस केस में हम दैट का यूज कर सकते हैं और विच का यूज कर सकते हैं। देयर इज अ होल सेपरेट वीडियो कि कब हमें दैट का यूज करना है, कब हमें विच का, क्योंकि देखो ना नॉन पर्सन है, कोई कंपनी है, वो कंपनी के लिए मैं दैट बोल सकती हूँ, विच भी बोल सकती हूँ। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला सही है? फॉर दैट देयर इज अ सेपरेट वीडियो, आई ट्राई लिंकिंग अगेन ओवर हियर समवेयर। तो वो आप उसको देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। इट्स लाइक थोड़ा सा टाइम देकर समझना पड़ेगा आपको। और पर्सन के लिए हम हु या whom का यूज कर सकते हैं। हु और whom का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, एंड वहीं पर हम दैट का यूज कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, अगर एंटीसीडेंट में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जिसके लिए रिलेटिव यूज हुआ है वो एंटीसीडेंट कहलाता है। तो अगर एंटीसीडेंट अपने साथ सुपरलेटिव डिग्री लेकर चल रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा था बेस्ट पार्टी, सुपरलेटिव है, पार्टी एंटीसीडेंट था, उसके पहले बेस्ट था, बेस्ट सुपरलेटिव था, दैट्स व्हाई दैट आया, विच नहीं आया। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप दैट लगाते हो। कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे सच, नन, वन, डिटर्मिनर्स कहते हैं उन्हें, कभी भी आपको दैट लगाना पड़ता है, आप हु और विच नहीं लगा सकते। एंड रेस्ट्रिक्टिव होती हैं चीजें, मतलब हम बाध्य हैं उस छोटी सी बात को बताने के लिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सो इन दिस केस ऑल्सो हम दैट का यूज करते हैं, विच का नहीं। मैं अभी एग्जाम्पल देती हूँ पर फिर डिटेल में आप वो वीडियो देखना। आई लाइक द बुक, ओके, फुल स्टॉप। अगर मैंने इतना बोल दिया आई लाइक द बुक, तो ये इनफ नहीं है आपके लिए समझने के लिए ना कि निहारिका मैम किस बुक की बात कर रही हैं। और अगर मैं इसको बोलती हूँ आगे, आई लाइक द बुक विच इज इन, विच इज नहीं बोलते हम, विच इज ऑन
दिस टेबल। अब मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि टेबल पे रखी हुई वाली जो है दिस इज द बुक, यही वाली है जो मैं पसंद करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो बात हो रही है इट इज अबाउट दिस, आई लाइक द बुक विच इज ऑन द टेबल। अब मैं तो स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, मैं कोई आम बात तो कर नहीं रही हूँ। अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूंगी तो मेरे सेंटेंस में ना इसकी अहमियत बहुत है, मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर मैं ऑन द टेबल उसको बताऊं नहीं, केवल इतना बोल दूं आई लाइक द बुक कौन सी बुक, हवा में, वी कैन नॉट से दैट। तो यहाँ पर मेरे पास दैट का यूज आ जाता है, आई लाइक द बुक दैट इज ऑन द टेबल। तो ये होता है रिस्ट्रिक्टिव, वो बात जो एक्स्ट्रा वाली है वो बताना बहुत जरूरी था और उसके बिना सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा था, इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर दैट का यूज करना पड़ा। सेम इज फॉर अ पर्सन, किसी को पर्सन के लिए, किसी मैन वुमेन डॉक्टर इंजीनियर टीचर किसी के लिए यूज करना है और स्पेसिफिक बात बतानी जरूरी है, इन दैट केस हम वहां पर दैट का यूज करते हैं। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो दैट है वो अभी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा, तो दैट एक आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है। फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, ये एडजेक्टिव में आता है, ये कंजंक्शन में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर दैट देखा तो बस एक बात पर आ गई कि ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस को धीरे धीरे समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव, इस तरीके से आपको दैट मिलता है। अब बस मैं आपको हु और हुम का डिफरेंस बता देती हूँ एंड देन वी विल रैप अप। तो हु का यूज करा जाता है जब इसको आप रिप्लेस करते हो और आपको रिप्लेसमेंट में नॉमिनेटिव केस मिलता है। ओके, एक इमेजिनरी आंसर सोचना, इमेजिनरी आंसर जो है वो अगर आप दोगे तो नॉमिनेटिव केस का ही या शी मिलेगा या दे मिलेगा। लेकिन अगर whom सही होगा किसी सेंटेंस में तो आपको इमेजिनरी आंसर में सब्जेक्टिव केस या फिर नॉट सब्जेक्टिव एक्यूसेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा और इसमें इमेजिनरी आंसर में हिम या हर आएगा। ठीक है, नाउ आई विल राइट अ सेंटेंस फॉर यू ओवर हियर और हम इसको देखते हैं। लेट्स सी कि कहां पर सही लगा है कहां पर नहीं। whom do you like, whom do you like। अब इसका अगर इमेजिनरी आंसर दो, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, आई लाइक देम, तो वो कौन से में आ गया, इसके वाले केस में। इसका इमेजिनरी आंसर एक्यूसेटिव में आ रहा है, दैट मीन ये करेक्ट है। whom do you like, who do you like नहीं। ओके, who is your best friend, he is my best friend, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप कौन सा केस लगा पा रहे हो, नॉमिनेटिव, तो यहाँ पर हु जो है वो करेक्ट है। तीसरा सेंटेंस, आई मेट अ मैन हु आई नो फ्रॉम द मीटिंग। अब यहाँ पर हु को रिप्लेस करो, आई नो हिम फ्रॉम दैट मीटिंग।
आई नो हर, ओके मैन है तो हर नहीं होगा, ठीक है, आई नो हिम फ्रॉम दैट मीटिंग। अगर इसको हटा देते तो इमेजिनरी आंसर में, इमेजिनरी इस हु के आंसर में मुझे हिम मिल रहा है, और हिम तो एक्यूजेटिव केस है, दैट मीन्स क्या होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ पर हुम होना चाहिए था। तो इस तरीके से आप चेक करते हो कि हु या हुम में से कौन सा सही है। दिस इज द फुल प्रूफ वे, बेस्ट वे। इसको बस प्रैक्टिस करना सीख लो, रिप्लेस कर लिया आपने, आना चाहिए बस इतना कि कब कहाँ पर कौन सा केस लग रहा है, एंड देयर यू गो, आप सॉर्टेड हो जाओगे। तो ये थे रिलेटिव प्रोनाउंस। आई होप कि सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई हो। इनको ऑब्जर्व करो न्यूज़पेपर में, हो सका तो मैं खुद भी एक ऑब्जर्वेशन वाली एक्सरसाइज लेकर आऊंगी, जो कि केवल नाउन प्रोनाउंस को ऑब्जर्व करेंगे हम साथ में, ताकि आपको और क्लैरिटी आती जाए कि कैसे और क्यों ये पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है। Till then, take good care of yourself. Keep preparing for your exams. जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल भी आपको मिल जाएंगी, वहां पर भी मुझे जरूर फॉलो करें।